प्रांजलि रसोई में सबके लिए रोटी बना रही होती है, तभी पीछे से उसकी सास आती है और उसके हाथ से बेलन खींचते हुए कहती है, बहू हम कब से रोटी का इंतजार कर रहे हैं, अब तक रोटियां नहीं बनी तुम्हारी। अरे अगर इतनी ही स्पीड कम है तुम्हारी काम करने में तो अपने बाप को बोलती कि एक रोटी मेकर दे देते दहेज में। माँ जी आप जानती हो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली दहेज कहाँ से देती। दहेज के बदले में आप लोगों की इतनी सेवा तो करती ही हूँ ताकि आपको कभी दहेज की कमी ना खले। हाँ हाँ बढ़िया है, दहेज की भरपाई काम करके चुकाने वाली। चल फटाफट हाथ चला और हम लोगों के लिए रोटियां बना। अब प्रांजलि फटाफट रोटियां बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है। भाभी रोटियां मुलायम नहीं हैं। अरे बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है। मुझे तो ठीक लग रही हैं रोटियां। चुप कर बेटा तू, ये लड़की ना तो दहेज लेकर आई है इस घर में और ना ही इस घर के काम ठीक से कर रही है। यही हाल रहा ना तेरा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। ये है प्रांजलि जी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे दहेज न मिलने के कारण दिन रात किसी न किसी वजह से दहेज के लिए कोसती ही रहती थी। वहीं प्रांजलि अपने ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में दिन रात काम करती थी ताकि वो दहेज की कमी पूरी कर सके। इसी तरह एक दिन हेमा पड़ोस की कौशल्या की बहू का दहेज घर के बाहर सजा हुआ देखती है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी न जाने क्या क्या था। हे भगवान, सुमित्रा कौशल्या की बहू भी देखो भर भर के दहेज लाई है। एक मेरी ही बहू थी जो कुछ नहीं लेकर आई। अरे ऐसे मत बोलो, तुम्हारी बड़ी बहू तुम्हारा पूरा घर संभाल के रखती है। और रही दहेज की बात तो तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर दो, क्या पता छोटी बहू तुम्हारा दहेज का सपना पूरा कर दे। हाँ चाहती तो मैं भी हूँ कि अब जो मेरी छोटी बहू आए वो भर भर कर दहेज लेकर आए। उसके दहेज पर तो मेरी पैनी नजर रहेगी। हे माँ, पर दहेज सब कुछ नहीं होता, बहू के चाल चलन खान पान सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ हाँ वो सब तो बाद की बात है, पहले तो मैं दहेज ही देखूंगी। इसी तरह अगले दिन प्रांजलि वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धो रही होती है, तभी पीछे से हेमा अपने हाथों में साड़ी लेकर वहां आती है। ये सब क्या है बहू, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी में कैसा दाग लगा दिया है। एक तो तू अपने साथ कोई दहेज लेकर नहीं आई, ऊपर से हमारे घर में आकर नुकसान पर नुकसान कर रही है। ये सुनकर प्रांजलि खुद को रोक नहीं पाती और अपनी सास के ऊपर फट पड़ती है। माँ जी बस बहुत हो गया, मैं सुनती जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी तब कोई ना कोई बात लेकर मुझे और मेरे परिवार वालों को दहेज का ताना देंगी। तभी वहां पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हो गया प्रांजलि, तुम माँ पर ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? बलवीर जी, आपकी माँ जब देखो तब मुझे दहेज का ताना देती रहती है। अरे मैं कहती हूँ अगर इतना ही दहेज का शौक है ना तो आप छोटे देवर जी की शादी कर दीजिए, फिर वही संभालेगी ये घर भी और वही अपने दहेज से आपको खुश भी रखेगी। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, अब तो मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करनी ही होगी। अरे शादी होनी होगी हो जाएगी, पहले आप लोग शांत हो जाइए। अब गुस्से से हेमा जल्दी अपने घर में पंडित को बुलवाती है। ये देखिए हेमा जी, ये लड़की बहुत सुंदर है और साथ ही अपने घर वालों की इकलौती बेटी है। इस घर से आपको दहेज भर भर कर मिलेगा। अरे वाह पंडित जी, मुझे ऐसी ही बहू तो चाहिए थी। आप कह दीजिए लड़की वालों को कि हम जल्दी ही उनसे मिलने आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं आपके सामने ही कह देता हूँ। अब पंडित लड़की वाले को फोन कर देता है। दूसरी तरफ लड़की वालों की लड़की डाइनिंग टेबल पर बैठकर 50-50 रोटियों को ठूस रही होती है। अरे बस कर, और कितनी रोटियां खाएगी? अरे इतनी रोटियां तो गाय भैंस नहीं खाती एक बार में जितनी तू खा जाती है। तभी वहां पर आते लड़की के पिता। हाँ बेटी, अब खाना पीना थोड़ा कम कर ले, क्योंकि अभी पंडित जी का भी फोन आया था। कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता मिला है, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। अरे तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? मैं वैसे भी रोटियां खाती हूँ, चावल नहीं, और मोटापा तो चावल से बढ़ता है ना। ये 50-60 रोटी खाने से मैं मोटी नहीं होंगी। चुपचाप से बैठ जा, अब तो एक भी रोटी नहीं खाएगी। हाँ बेटी, थोड़ा तो कंट्रोल करो, मोटापा अच्छी चीज नहीं है। नहीं करूंगी कंट्रोल, जिसको शादी करनी है करे, नहीं करनी तो ना करे। अब 1 से 2 हफ्ते बाद आयशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे आप लोग आओ ना, आप लोग अंदर बैठो। लड़के वाले अब घर में आकर बैठते हैं। अच्छा बहू कहाँ है? बहू को बुलाइए ना। हाँ मेरी देवरानी को भी बुलाइए। जी अभी बुलाती हूँ। आयशा बेटी बाहर आओ, देखो सभी लोग तुम्हें बुला रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। अब आयशा तैयार होकर लड़के वालों के पास आती है। अरे आपकी बेटी तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। हाँ देवरानी जी तो काफी प्यारी है। आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है खूबसूरती में, मेरी लड़की को बराबर का टक्कर दे रहा है, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, और ये हमारी इकलौती बेटी है तो दहेज की भी टेंशन मत लीजिएगा, हम अपनी तरफ से अपनी बेटी को सब कुछ देंगे। जी दहेज तो अच्छा खासा ही देंगे। अब हेमा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। चलिए फिर तो रिश्ता पक्का हुआ, अब हम चलते हैं।
अरे ऐसे कैसे लंच करके जाइएगा आप सब? अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तभी हेमा कहती है, अरे हम अकेले कैसे खाना खाएंगे? अब खुशी का मौका है, तुम अपनी बहू को अपने साथ ही बिठाकर खिलाएंगे। बहू आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अब आयशा अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अब जहां ससुराल वालों की एक रोटी खत्म होती है, तब तक आयशा 10 से 20 रोटियां खाकर खत्म कर लेती है। हे भगवान, ये मेरी देवरानी कितनी स्पीड में खाना खा रही है। जब तक मैं पलक झपका रही हूँ तब तक उनकी 5 से 6 रोटियां खत्म हो जा रही हैं। अरे बाप रे, बहू का हाथ खाने के मामले में तो बहुत तेज है। वहीं दूर से आयशा की माँ, हे भगवान, रोटी खाने के मामले में तो मेरी बेटी एक नंबर की डांगर है। देखो कैसे भर भर के रोटी खा रही है। अगर लड़के वालों ने रिश्ता कैंसिल किया ना तो मैं इसका पेट फाड़ के सारी रोटी बाहर निकाल दूंगी। अरे रुक जा मेरी माँ। सुगंधा अपनी बेटी को कई तरह के इशारे देती है, कभी आंखों से तो कभी हाथों से, लेकिन आयशा अपनी रोटियां खाने में मगन होती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं और फिर सुगंधा अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, एक नंबर की बेशर्म है, ससुराल वालों के सामने से ठूस ठूस कर रोटियां खा रही थी। अरे माँ, खाने में भी शर्म। वैसे माँ, मैंने एक कहावत सुनी थी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। इसीलिए मैं शर्म नहीं करती और जहाँ मौका मिलता है वहाँ अपनी मनपसंद चीज भर भर के खा लेती हूँ। यह सुनकर आलोक हंस देता है। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और आयशा की शादी पूरी विधि विधान के साथ कार्तिक से हो जाती है। आयशा शादी करके अपने ससुराल आती है। आयशा के बगल में भर भर कर उसके दहेज का सामान रखा होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसी बहुत सारी चीजें। हेमा खुश होकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। आयशा कलश गिराकर घर के अंदर आती है, जिसके बाद उसकी नंद आयशा को उसके कमरे में ले जाती है। तभी हेमा, देखो बहू, इसे कहते हैं दहेज, जो तुम नहीं ला पाई। प्रांजलि समझ जाती है सास उसे ताना दे रही है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह अगले दिन सुबह आयशा नहा धोकर रसोई में सब्जियों को काटकर कढ़ाई में सब्जी बनाती है। उसके बाद परात में ढेर सारा आटा गूंथ रही होती है। तभी पीछे से उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, इतना सारा आटा क्यों गूंथ रही हो? हमारे घर में सुबह की रोटी सब 2 से 3 ही खाते हैं। इस आटे को थोड़ा कम कर दो। क्या 2 से 3 रोटी? अरे इतनी रोटी तो मेरे दांत भी गीले नहीं करती है। मैं तो एक बार में 20 से 30 रोटी खाती हूँ, लेकिन ये सुनकर मेरी जेठानी हैरान ना रह जाए। अरे जेठानी जी, गूंथ लेती हूँ, क्या पता कहीं कम पड़ जाए। तभी पीछे से उसकी सास आती है। अरे छोटी बहू, तुम आटा क्यों गूंथ रही हो? तुम्हें किसने कहा काम करने के लिए? बड़ी बहू, ये सब तुम करो। मेरी छोटी बहू आखिरकार इतना दहेज लेकर आई है, वो आराम करेगी, रसोई तुम संभालो। वो कहती है, अरे वाह, सासू माँ ने बचा लिया रोटियां बनाने से। आपकी बात बिल्कुल सही है मम्मी जी। वैसे जेठानी जी, मैंने आटा गूंथ दिया है, अब आप रोटियां बना लेना, लेकिन करीबन 50 से 60 रोटियां बनाना। अरे पर इतनी सारी रोटियां खाएगा कौन? अरे आप बनाइए तो सही, बच जाएंगी तो रात में खा लेंगे। इतना कहकर आयशा अपनी सास के साथ बाहर आ जाती है और प्रांजलि उन सभी आटे से करीबन 40 से 50 रोटियां बनाकर रख देती है। हे भगवान, इतनी रोटियां तो मैंने कभी नहीं बनाई जितनी रोटियां मेरी देवरानी ने मुझसे एक दिन में बनवा ली। अब कुछ देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। प्रांजलि सबके आगे सब्जियां और 2 से 3 रोटी परोसती है। सभी लोग 2 से 3 रोटी खाते हैं। इतने में आयशा की 7 से 8 रोटियां खत्म हो जाती हैं। जेठानी जी, रोटियां लेकर आइए ना, मेरी रोटियां खत्म हो गई हैं। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी के लिए रोटी ले आओ। अरे कमाल है, इतनी जल्दी इतनी सारी रोटियां भी खत्म कर दी आपने छोटी भाभी। हाँ, वो मुझे रोटियां खानी ज्यादा पसंद है ना, बस इसीलिए। अब प्रांजलि अपनी जेठानी को एक साथ 10 से 12 रोटियां लाकर देती है और इस बार भी जब तक घर वाले अपनी 2 रोटी खत्म करते हैं तब तक आयशा अपनी 10 से 12 रोटी खत्म कर देती है। जेठानी जी, रोटियां खत्म हो गई, और दीजिए ना। देवरानी जी, बस भी करो, अभी तक मैंने आपको 20 से 30 रोटियां खिला दी, अब और कितना खाओगी? मम्मी जी, जेठानी जी को देखिए, मेरी रोटियां गिन रही है। भला कोई रोटियां भी गिनकर खिलाता है? और अब मुझे पसंद है रोटियां, तो क्या मैं खाऊं भी ना? अरे बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू को खाने से क्यों रोकती है? देखती नहीं मेरी छोटी बहू कितना दहेज लेकर आई है? अरे वो खाते पीते घर की है, वो चाहे 40 रोटी खाए या 50, तू चुपचाप से उसे ला कर दे। हाँ बहू, ला कर दे दो, क्यों बात बढ़ा रही हो? हाँ भाभी, दे दीजिए रोटी इसको। इस बार अब प्रांजलि को आटा गूंथकर रोटियां बनानी पड़ती हैं। अब रोटियां बनाकर प्रांजलि अपनी देवरानी को देती है, जिसे खाकर आयशा अपने कमरे में जाकर सो जाती। वहीं प्रांजलि सारे झूठे बर्तनों को रसोई में धोती है। इसी तरह शाम को प्रांजलि घर के सभी सदस्यों को हॉल में चाय देती है और उसके साथ नमकीन भी। लेकिन तभी आयशा कहती है,
जेठानी जी, मुझे तो चाय के साथ भी रोटियां पसंद है, आप मेरे लिए 2-4 रोटियां बना दीजिए ना। देवरानी जी अब पागल हो गई हैं क्या? चाय के साथ कौन रोटी खाता है, वो भी शाम को? मैंने नमकीन दी है, आप वो खाइए ना। नहीं, मुझे रोटी दो, मुझे रोटी ही चाहिए। बहू जाकर बना दो रोटी, उसे रोटी ही खाना है। अब प्रांजलि गुस्से से रसोई में आकर आटा गूंथती है और अपनी देवरानी के लिए रोटियां बनाती है, जिसके बाद शाम को भी प्रांजलि की देवरानी चाय रोटी खाती है। इसी तरह रात को प्रांजलि रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है, जहाँ एक तरफ सब्जी, दूसरी तरफ पतीले में चावल पक रहा होता है। तभी वहाँ पर आयशा आ जाती है। अरे जेठानी जी, इतना सारा चावल क्यों बना रही हो? रोटी नहीं बनेगी क्या रात को? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी रोटी। अरे भाई, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। तुमने सुबह करीब 50-60 रोटियां खाई, मेरे हाथ दर्द हो चुके हैं, इसीलिए मैं रात में सबके लिए चावल ही बनाऊंगी, रोटी नहीं। पर जेठानी जी, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ रोटियां पसंद है, फिर चाहे वो 50 हो या 100। तभी पीछे से उनकी सास आती है। अरे बड़ी बहू, तू मेरे खाते पीते घर की बहू के ऊपर रोक टोक क्यों लगा रही है? अरे जो जितना मांगती है चुपचाप से उसे खाने दे। ये सब सुनकर प्रांजलि चुप हो जाती है और आटा गूंथ कर रात में भी अपनी देवरानी के लिए 50 से 60 रोटियां बनाने लगती है। अब रात को भी आयशा अपनी जेठानी से बार बार मांग कर 50 से 60 रोटियां खाती है। आयशा, तुम कुछ ज्यादा ही रोटी नहीं खाती हो, मतलब इतना रोटी खाना भी ठीक नहीं है। हाँ, ये ज्यादा ही है, वैसे तो इतना कोई नहीं खाता। हाँ देवरानी जी, आप रोटी कुछ ज्यादा ही खाती हैं और बनाते बनाते मेरी हालत और खराब हो जाती है, इसे थोड़ा कम कर दीजिए ना। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे रोटियां बहुत पसंद है, मुझे हर सब्जी के साथ रोटी खाना ही पसंद है। अब खाना खाकर आयशा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। हम आयशा यूं ही बार बार 40 से 50 रोटी डेली खाती थी और देखते ही देखते 50 रोटी की क्वांटिटी 100 रोटी में बदल जाती है, जिस कारण प्रांजलि को हफ्ते में 3 से 4 बार दुकान जाकर आटे का पैकेट लाना पड़ता था। तभी एक दिन प्रांजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस एक बात बता रही हूँ कि जब देवरानी जी इस घर में नहीं थी तब हमारे घर में 1 पैकेट आटा 1 महीने चलता था, लेकिन जब से देवरानी जी आई हैं मैं किराने की दुकान से हफ्ते में 4 बार आटे का पैकेट लेकर आ चुकी हूँ। आप समझ रही हैं कि देवरानी जी कितनी रोटियां खाती हैं? तीनों टाइम 100-100 रोटी। क्या हफ्ते भर में 4 बार आटा लेकर आई हो? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे तो आधे से ज्यादा पैसे आटे में ही चले जाएंगे। तभी पीछे से आती आयशा ये सब कुछ सुन लेती है। अच्छा, तो जेठानी जी को अब आटा लाना भी खल रहा है। अरे अगर पैसों की दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दीजिए, मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, वो मेरे लिए आटे की दुकान ही खोल देंगे। हाँ, इसका बाप तो दुकान खुलवा कर चला जाएगा, रोटियां तो मुझे बेलनी पड़ेंगी ना। बात वो नहीं है देवरानी जी, इतना रोटी खाना ठीक नहीं है, आप मोटी भी हो रही हो, देखो खुद को। नहीं हो रही हूँ मोटी, आप चुपचाप से रोटियां बनाओ मेरे लिए। अब हेमा यह सुनकर कुछ नहीं बोल पाती, जिस वजह से प्रांजलि को चुपचाप अपनी देवरानी के लिए रोटियां बनानी पड़ती हैं। अब प्रांजलि की देवरानी सुबह के नाश्ते में 100 रोटी, फिर दोपहर में 100 रोटियां, फिर रात में भी 100 रोटी ही खाती है, जिसके कारण अब धीरे धीरे आयशा का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठती तो है खाने के लिए, लेकिन 100 रोटी खाने के बाद वो टेबल से उठ नहीं पाती। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ जेठानी जी, थोड़ी मदद करवाना। अब प्रांजलि अपनी देवरानी को उठाते हुए, देवरानी जी अभी भी वक्त है, थोड़ा वजन कम कर लीजिए, अभी आप उठ नहीं पा रही हैं, कल को चल भी नहीं पाएंगी। अब जिस बात का डर होता है वही होता है। कुछ हफ्तों में प्रांजलि की देवरानी इतनी मोटी हो जाती है 100 रोटी खाकर कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। तभी एक रात जब आयशा मोटापे के कारण बेड पर सोने के लिए चढ़ नहीं पाती तो कार्तिक, आयशा थोड़ा खुद पर ध्यान दो, देखो तुम कितनी मोटी होती जा रही हो। चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं फिट हूँ, हटो सोने दो। इसी तरह कुछ दिन बाद हेमा के घर में एक शादी का न्योता आता है, जिसमें पूरा परिवार जाता है। सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वहीं आयशा अपनी प्लेट में 100 मिस्सी रोटी, शाही पनीर टेबल पर रखकर लबालब खा रही होती है। आसपास के लोग आयशा को देखकर हंस रहे होते हैं। हे भगवान, हेमा तेरी बहू तो खाने के स्टॉल पर रखी सारी रोटियां उठाकर ले आई है, और ये तो देखने में करीबन 100 रोटियां लगती हैं। अरे इतनी रोटी खाती है तेरी बहू। अरे हेमा, तेरी छोटी बहू खा खा कर फटने को हो रही है, लेकिन फिर भी देखो कैसे 100 मिस्सी रोटियां अकेले खा रही है। अरे हमारे लिए कुछ छोड़ेगी कि नहीं बहू? कार्तिक को दूर से यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से कार्तिक पूरी फैमिली को लेकर शादी से वापस आ जाता है। और फिर घर आकर, ये क्या तरीका था आयशा तुम्हारा पार्टी में खाना खाने का, और इतनी रोटी भला कौन खाता है? अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? पार्टी में गए थे, जिसे जो पसंद था वो लोग वो खा रहे थे। अब मुझे रोटियां पसंद थी तो मैं रोटियां ही खाऊंगी ना। पर भाभी 100 रोटियां कौन खाता है?
और क्या, नहीं तो आपकी वजह से देवरानी जी हमारी बेइज्जती हो गई। हर एक घर में खाती हो तो खाओ, कम से कम पार्टी में तो थोड़ा कंट्रोल कर सकती थी ना। नहीं होता मुझसे कंट्रोल और ना मैं करूंगी। इतना कहकर आयशा वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कार्तिक के ऑफिस फ्रेंड डिनर पर आते हैं। अरे यार, आप लोग आइए ना, बैठिए। बड़ी भाभी जरा सबका खाना लगा दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए, मैं लगाती हूँ खाना। अब कार्तिक के 3 से 4 दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। प्रांजलि सबके आगे खाना लगाती है। तभी वहां पर आयशा आती है। अरे भाई कार्तिक, ये तो तुम्हारी वाइफ है ना? ये तो काफी मोटी हो गई हैं। पहले तो थोड़ी पतली हुआ करती थी। हाँ, मैं इनकी वाइफ हूँ और थोड़ी सी हेल्दी हूँ, मोटी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आइए ना आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए। अब आयशा सबके साथ खाने के लिए बैठती है और हमेशा की तरह आयशा रोटी को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठती है और कार्तिक के दोस्तों के सामने भी आयशा भर भर कर 100 रोटियां एक बार में खाने लगती है। जेठानी जी थोड़ी और रोटियां लेकर आइए ना। अब बार बार प्रांजलि रसोई में आकर रोटियां बनाती है, जिससे प्रांजलि के दोनों हाथ लाल हो जाते हैं। प्रांजलि अपने लाल हाथ हथेली को देखकर, हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मेरे घर में ये 100 रोटियां खाने वाली मोटी देवरानी आ गई। मेरे तो हाथ का कचूम्बर निकाल दिया इन्होंने रोटियां बनवाते बनवाते। अब रोटियां लाकर प्रांजलि डाइनिंग टेबल पर रखती है, लेकिन अब डाइनिंग टेबल पर बैठे कार्तिक के दोस्त आयशा को इस तरह से खाता देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए कहते हैं, कार्तिक तुम्हारी वाइफ कितना आवाज करके खाना खाती है और खाना खत्म होने वाला है। क्या जो इतनी स्पीड में ये खाना खा रही है, हम ऐसे माहौल में खाना नहीं खा पाएंगे। कार्तिक, मैं भी नहीं खा पाऊंगा ऐसे, तो हम डिनर का प्लान बाहर कर लेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त उठकर वहां से चले जाते हैं, जिससे कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। आयशा, तुम्हारे अमीर माँ बाप ने तुम्हें सिर्फ खाना खाना सिखाया है क्या? उन्होंने तुम्हें कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास नहीं दी? क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत घटिया है। तुम्हारे चक्कर में मेरे दोस्त खाने की टेबल से उठकर चले गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो खा लिया। मुझे जितना खाना था मैं चली सोने। अब कार्तिक मायूस होकर सोफे पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ प्रांजलि अपने लाल लाल हाथ अपनी सास को दिखाती हुई, हे भगवान बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे तो हाथों का कचूमर निकल गया अपनी मोटी देवरानी के लिए 100 रोटियां बनाकर। मैं ही पागल थी जो इसके दहेज को देखकर उसे इतना भर भर के खिलाती जा रही थी, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर हेमा वहां से चली जाती है। अब दुखी होते हुए प्रांजलि हॉल में आती है, जहां वो अपने परेशान देवर को देखती है। अरे देवर जी, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस ये आयशा का मोटापा और ये 100 रोटियां अब मुझे बहुत इरिटेट कर रही हैं। तभी कुछ देर बाद सोचने के प्रांजलि धीरे से अपने देवर के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद कार्तिक मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। दूर खड़ी हेमा भी सब सुन लेती है और वो भी मुस्कुरा देती है। 2 दिन बाद मोटी आयशा डाइनिंग टेबल पर रोटियां खा रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। कार्तिक जाकर दरवाजा खोलता है। अरे राधिका, तुम माय क्यूटी पाई, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो मैं अभी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं बाहर। आयशा डाइनिंग टेबल से उठकर, अरे पर कौन है ये और कहाँ जा रहे हो तुम कार्तिक? अब कार्तिक बिना जवाब दिए राधिका की कमर में हाथ डालकर घर से बाहर निकल जाता है। माँ जी, ये लड़की कौन थी? जेठानी जी, कौन है ये? हाँ, ये तो पहले यहीं रहती थी, लगता है फिर से यहीं रहने आई है। चलो अच्छा है, कार्तिक भी काफी चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था, अब अच्छा महसूस करेगा। माँ जी, किसी गैर औरत के साथ वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको ये चीज अच्छी लग रही है? हाँ, मुझे ठीक लग रही है। अब रात को 2 बजे कार्तिक घर आता है। राधिका भी उसके साथ होती है। सीढ़ियों से आयशा ये सब देख रही होती है। राधिका, जाओ तुम बड़ी भाभी के बगल वाले बेडरूम में रेस्ट कर लो, मैं भी अब रेस्ट करूंगा। राधिका फ्लाइंग किस देती हुई कहती है। ओके कार्तिक, वैसे कार्तिक से अच्छा तो मुझे तुम्हें किट्टू कहने का मन करता है। ओके किट्टू, गुड नाइट। ये फ्रेंड कम मेरी सौतन ज्यादा लग रही है। अब इसी तरह 1 से 2 दिन तक कार्तिक ऐसे ही राधिका को सुबह लेकर जाता है और रात रात तक घर आता है। इसी के साथ साथ कार्तिक और राधिका का नंबर भी अब बिजी रहने लगता है। जेठानी जी, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। कार्तिक का नंबर हमेशा बिजी आता है और ये राधिका भी बिजी रहती है। ये पक्का मेरे पति से बात करती है। कुछ करिए ना जेठानी जी। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? आयशा, तुम्हारे हस्बैंड का मैटर है, तुम्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। बाकी मैं तुम्हें समझा दूं, राधिका तुमसे काफी हॉट एंड सेक्सी है। उसके आगे तुम सिर्फ एक फूला हुआ गुब्बारा हो जो कभी भी फट सकती हो। आयशा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात कार्तिक 2 बजे करीब राधिका के कमरे से बाहर आता है। तभी आयशा उसका हाथ पकड़कर, कार्तिक, ये सब क्या है? तुम सारा दिन राधिका के साथ घूमते रहते हो, पूरा दिन तुम्हारा नंबर बिजी आता है और अब रात के 2 बजे तक तुम उसके कमरे से बाहर निकल रहे हो।
अरे ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? उसके अंदर सब कुछ है आयशा, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। उसके साथ कहीं जाने पर मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती है, और ना ही वो मेरी बेइज्जती करवाती है। तुम्हारे साथ जाने से तो हर जगह मेरी बेइज्जती होती है। और सुनो, तुम जाकर ना अपनी 100 रोटियां खाओ, तुम्हारे लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए राधिका। कार्तिक की यह बात आयशा का ईगो हर्ट कर देती है, जिसके बाद घर वालों से छुपकर आयशा जिम ज्वाइन करती है। अब देखना कार्तिक, ना मैंने तुम्हें आयशा से परफेक्ट बनाकर दिखा दिया तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। अब जिम में कपड़े बदलकर आयशा घर आती है। रात को प्रांजलि अपनी देवरानी को 50 से 100 रोटियां प्लेट में निकाल कर देती है। जेठानी जी, मेरा खाना दे दीजिए, मैं अपने कमरे में खाऊंगी। अब आयशा कमरे में आकर खिड़की से सारी रोटियां करके बाहर फेंक देती है, जिन्हें गाय खाने लगती है। वेट लॉस करने के लिए भूखे तो रहना ही पड़ेगा, पर इतनी जल्दी मैं अपनी ये 100 रोटी खाने की तलब खत्म नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ। अब डार्क चॉकलेट खाकर आयशा सो जाती है। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते आयशा अपना घर का खाना लाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, और रोज शाम को झूठ बोलकर जिम में जाकर हैवी वर्कआउट करती है, जिसके द्वारा आयशा 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर अपना वजन कम कर लेती है। इसी तरह एक दिन आयशा जिम से घर आती है और वो अपनी जेठानी के कमरे के बाहर कुछ सुनती है। प्रांजल दीदी, अब आपका काम तो हो गया है, तो मैं घर जाऊं? देखो, लगभग तो देवरानी जी ने खाना पीना कर ही दिया है, तभी वो काफी फिट हो गई हैं, पर तुम अभी कुछ दिन और रुको। हाँ, अभी थोड़े दिन और रुको तुम। तभी बाहर खड़ी आयशा ये सब सुनकर, अच्छा, तो इसका मतलब ये सब इनका प्लान था। इसका मतलब कार्तिक ने मुझे जानबूझ कर हर्ट किया। कोई बात नहीं कार्तिक, पर अब तुम राधिका के साथ ही रहो। अगले दिन आयशा अपना बैग पैक करके घर से बाहर जा रही होती है। आयशा, तुम कहाँ जा रही हो अचानक? हाँ देवरानी जी, बैग पैक करके किधर जा रही हो आप? बोलो बहू, चुप क्यों हो? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो आयशा। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी 100 रोटी खाने वाली बहू देवरानी पत्नी ये घर छोड़कर जा रही है। और कार्तिक, तुम तो राधिका के साथ खुशी हो, तो फिर जाने और अनजाने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? अरे ऐसा नहीं है आयशा, मेरी बात तो सुनो, ये सब एक प्लान था। हाँ देवरानी जी, वो सब बस एक प्लान था, और ये तो मेरी छोटी बहन है राधिका। मैं सब जानती हूँ। कल रात मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। मुझे पता है ये आपकी बहन है, पर फिर भी कार्तिक की वजह से मैं बहुत हर्ट हुई, और अब मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। उन्हें राधिका के साथ ही रहने दीजिए। एक काम करिए, आप राधिका से शादी कर लीजिए। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे बहू, ऐसा मत करो, ये सब कुछ तो हम तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहे थे। अब कार्तिक भी अपने फोन की सारी डिटेल्स आयशा को दिखाते हुए, आयशा देखो, तुम मेरा फोन चेक कर सकती हो, मैंने राधिका से कभी बात नहीं की है। और रही मिलने की बात, तो देखो, उस दिन मैंने इसे सिर्फ उसके ऑफिस छोड़ा था, और एक दिन ये मार्केट गई थी। उसके बाद हम बाहर गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए। हमने साथ में कभी समय नहीं बिताया, और उस रात कमरे में भी मैं बस बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अभी यहाँ से गुजरने वाली हो, और मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आएगा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, और मेरी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये सब कुछ हमने बस आपको सुधारने के लिए किया था, ताकि आप हल्के फिट हो जाएं और आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो। अब सबको मायूस देखकर आयशा को भी एहसास होता है कि घरवाले सच में बस उसे फिट करना चाहते थे। ठीक है। वैसे सॉरी राधिका, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर अपने पति को लेकर हर लड़की पॉजिटिव होती है। बाकी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं पहले जैसी फिट हो गई, और अब हमेशा ऐसे ही रहूंगी। अब इस दिन के बाद से आयशा अपना डाइट प्लान पूरी तरह से चेंज कर देती है, और अब वो भी नॉर्मल लोगों की तरह 1 से 2 रोटियां ही अपने डाइट में रखती हैं, जिससे घर वाले भी खुश रहते हैं, और कार्तिक भी अब आयशा के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगता है।